नमस्कार। व्यूज जुड़ी कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अमिता मेहता। दर्शकों, हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि अच्छा खाओ तो चेहरा चमकता है, चबा चबा कर खाओ तो चेहरा चमकता है। चेहरा चमकेगा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और मुस्कुराहट कैसे आएगी वो तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमारे दांत स्वस्थ होंगे तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट ज़रूर आएगी। बस इन्हीं दांतों की समस्याओं के बारे में जानने के लिए, दांतों पर मुस्कुराहट कैसे लाएं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाएं, इसी के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर प्रिया थापा जी, जिनसे हम जानेंगे दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में। मैडम, व्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम। मैम, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि अक्सर कहा जाता है कि दांत सड़ गए हैं, दांतों में सड़न है, दांतों में दर्द है। ये आम समस्याएं हैं, हमारे दर्शकों को भी किसी न किसी के साथ ये समस्याएं जुड़ी होंगी। तो हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि दांतों में दर्द के कारण क्या है। ये जो मैम ये जो बोला जाता है कि इसे डेंटल केरीज कहते हैं। ये क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा खाना दो दांतों के बीच में एक जगह होती है, वहाँ फंस जाता है। उसे कहते हैं फूड लॉजमेंट। तो जब वो फूड लॉजमेंट हो जाती है और हम सो जाते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारे मुंह में होते हैं वो उस पर अटैक करते हैं, वो एज अ फूड उन्हें यूज़ करते हैं और एक एसिड वहाँ पर छोड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज हो जाता है टूथ। तो यहाँ पर डेंटल केरीज लग जाती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसके साथ। दैट आपका खाना और काफ़ी देर तक फंसा रहे दांतों में और आप उसे मेंटेन नहीं कर रहे तो वो एक प्लाक बना देते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं। कई लोग स्मोक बहुत ज़्यादा करते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उनकी वजह से स्टेन्स लग जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि काले हो गए दांत। बिल्कुल। हमारे साथ जो आम लोग हैं उनमें अक्सर यही रहता है कि दांतों में कैविटी हो गई है, दर्द हुआ है, एंटीबायोटिक खाना शुरू कर देते हैं। बाज़ार से, केमिस्ट से लेके आए एंटीबायोटिक। तो ये कितनी सुरक्षित है एंटीबायोटिक खाना? दर्द होना, पहले तो हमें उसका कॉज देखना है कि वो दर्द क्यों हो रहा है हमें। जब हमें ये डेंटल केरीज लगती हैं तो हमारे दांत के 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है इसे। तो अगर हमारे ऊपर तक है तो हमें सेंसिटिविटी भी हो सकती है, पर लोगों को लगता है कि ये दर्द है, वो झुंझुनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है। अगर वो मिडल पोर्शन में चले जाए जहाँ पर हमारी नसें होती हैं, नर्व्स होती हैं, तो जब वो वहाँ तक अटैक करता है तो हमें ऑब्वियसली नर्व्स हैं तो पेन क्रिएट होती है। तो लोग सोचते हैं कि क्या डेंटिस्ट के पास जाना है, तो हम यहीं से, दर्द है तो हम वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक ले लेते हैं और अपने से ही कोई पेन किलर खा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए वो दर्द शांत हो जाती है, बट विद टाइम वो फिर से शुरू हो जाती है, फिर से दर्द हो जाती है, क्योंकि उसका जो मेन कॉज था वो तो आपने किया ही नहीं उसे ठीक। तो आप कब तक मेडिसिन खाओगे? काफ़ी सारे लोग हैं जो 1 मंथ, 1.5 मंथ तक भी ले रहे होते हैं मेडिसिन, बट स्टिल वो पेन में ही होते हैं। पेन में होते हैं। तो हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हर जो भी कोई भी दांत की दर्द है उसका इलाज एंटीबायोटिक ही है। तो हमें डॉक्टर की सलाह से ही एंटीबायोटिक खानी चाहिए। जी मैम। तो जैसे कि आपने सेंसिटिविटी की बात की, तो अक्सर हम लोग जब ऐड देखते हैं टीवी पर तो सेंसिटिविटी का दिखाते हैं कि ये वाली आप टूथपेस्ट उपयोग में लाइए और इससे ये ख़त्म हो जाएगी। ये इसमें कितनी सच्चाई है? मैम, बहुत सारी मेडिकेटेड टूथपेस्ट बनी है, बहुत ब्रांड्स की हैं। ये एक ब्रांड की नहीं है, बहुत सारे ब्रांड्स की है। तो बट रादर देन कि हमें टीवी में देखकर हमें उसकी जगह हमें एक डेंटिस्ट के पास विजिट करना चाहिए। हमें हमारी कंडीशन देखनी है कि हमारी टूथ की क्या कंडीशन है, क्या वो सेंसिटिविटी है या क्या वो पेन है। पहले तो वो डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं लोग कि ये पेन है कि सेंसिटिविटी है। तो वो खुद से मेडिसिन ले लेते हैं, फिर वो बोलते हैं कि पेन तो हमारी कहीं नहीं। तो सेंसिटिविटी के तो मैम बहुत सारे रीजंस हैं। उसका तो केरीज भी रीज़न है, आपको कीड़ा लग जाता है अपर पार्ट में, और उसके बाद कई लोगों को हैबिट्स होती है दांत घिसने की। सबसे मेजर कॉज है बैड ब्रशिंग टेक्निक। बैड ब्रशिंग टेक्निक की वजह से लोग यूँ ब्रश उठाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रश करते हैं, तो हमारे जो दांत होते हैं वो वहाँ से घिस जाते हैं, तो वो बिल्कुल नर्व्स के पास आ जाते हैं जो हमारा दांत होता है। तो उसकी वजह से हमें जैसे पानी लगता है, हवा लगती है, तो वो सेंसिटिविटी हो जाती है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगने के कारण दांत में सेंसिटिविटी हो जाती है। तो मैडम, सबसे बड़ी जो समस्या आती है दांतों से बदबू आना, दांतों से खून आना।
कई बार हम लोग हमें एक हेजिटेशन फील होती है किसी के सामने बात करते कि हमें लगता है कि हमारे मुंह से बदबू आ रही है, तो इसके क्या कारण है, तो कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? मैम ये जो बदबू आना, इसे हम हैलिटोसिस कहते हैं। ये बैड ब्रेथ होती है। ये क्या होता है कि जब हमारा ओरल हाइजीन हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, उसे फूड लॉजमेंट है, खाना फंसा है, बहुत देर से फंसा है, काफ़ी देर से, तो वो स्मेल बैक्टीरियाज उस पर, जैसे मैंने बताया आपको, बैक्टीरियाज अटैक करते हैं, तो वो एक फाउल सी स्मेल एक वहाँ पर माउथ में क्रिएट करते हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो वो स्मेल आती है। तो उसके लिए हमें अपने माउथ को थोड़ा सा क्लीन रखना चाहिए, ओरल हाइजीन खुद से भी मेंटेन करना चाहिए। अगर इतना बैड कंडीशन में रह गया तो सबसे पहले हमें डेंटिस्ट के पास विज़िट करना चाहिए। वहाँ पे हम लोग क्लीन करते हैं, प्रॉपर माउथ वॉश हम एडवाइस करते हैं। हम प्रॉपर बताएंगे आपको कि क्या क्या आपको प्रॉपर डाइट लेनी है। बैड डाइट जैसे जंक फूड आजकल बहुत खाते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो बहुत सारे रीज़न। तो मैडम जैसे कि आपने कहा कि हम दांतों को वहाँ पे सफाई करते हैं, और अक्सर सुनने में ये आता है कि जब सफाई करते हैं तो दांत घिसते हैं, तो दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि दांत अगर सफाई करनी हो दांतों की तो उससे क्या दांत घिस जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं मैम, ये लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत ही गलत कॉन्सेप्ट है कि दांत उससे घिस जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे जब हमारी फूड लॉजमेंट हो जाती है, दांतों के ऊपर प्लाक इकट्ठा हो जाता है, तो वो स्मेल करने लगता है हमें वहाँ पर, तो उसकी वजह से हमें बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। और यही नहीं है कि हमारे और भी सारी, जैसे हमारे गम डिजीज़ हो जाती हैं यहाँ पर, केरीज तो लगती हैं, बट गम्स स्वेलिंग हो जाती है, जिंजिवाइटिस हो जाता है, मतलब स्वेलिंग ब्लीडिंग होने लगती है जब हम ब्रश करते हैं वहाँ पर। तो मैडम एक बात और भी, एक जैसे मिथ सुनने में आता है कि कहते हैं ना अकल दाढ़ अगर निकलवाई जाए तो जो होता है कि आई साइट वीक हो जाती है। जी मैम, तो ऐसा क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? ये भी बिल्कुल गलत है मैम, क्योंकि अपना ये दांत निकालते हैं, दांत की एंड ऑर्बिट मतलब आँख की नर्व बिल्कुल डिफरेंट है, वो अलग जा रही है, दांत की अलग जा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सुनने में ये भी आता है कि मानसून है, मानसून में दांत नहीं निकलवाना है। तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये जो पहले से चलते आ रहे हैं जी। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मानसून से भी उसका कुछ नहीं। माउथ का टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, आउटसाइड टेम्परेचर इज़ डिफरेंट, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये जस्ट मिथ है। बिल्कुल मैडम, जैसे कि अब फिलिंग की बात करें हम, तो ये फिलिंग कितनी तरह की होती है और ये कब कब हमें करवानी चाहिए? और एक ज़रूरी बात ये भी पूछूंगी, जो एक परमानेंट फिलिंग होती है वो कितनी देर तक रहती है, उसके लिए उसको बचाने के लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए? जी मैम, जब हमारा केरीज लगती है हमारे दांतों में, तो पहले हम तो देखते हैं, इट्स आवर वर्क, हमें ये देखना है कि दांत में कीड़ा कहाँ तक लगा है। ठीक है, अगर वो नर्व से ऊपर है तो हम एक कैविटी क्रिएट करते हैं, फिर हम उसमें फिलिंग डालते हैं। तो जितनी हम बेटर फिलिंग लगाएंगे, हमारे पास कॉम्पोजिट है, GICs हैं, बहुत सारी फिलिंग मटेरियल है, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स डिमांड या अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स पॉकेट, हम उसके अकॉर्डिंग हम फिलिंग कर देते हैं। बट हम ऑलवेज एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि बेटर फिलिंग ही करवाओ, जो बेस्ट है वो करवाओ। लेज़र फिलिंग्स है, तो उससे क्या होता है कि जब हम फिलिंग प्रॉपर कर लेते हैं तो वो वैसे तो लाइफ टाइम का होता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट फिलिंग श्रिंक कर जाती है, तो फिर वो लोग कहते हैं कि हमारी वो अंदर से और एक्सटेंड करता जाता है कीड़ा जी, तो लीकेज हो जाती है। तो इसीलिए हमें फिलिंग करवानी है तो हमें बेस्ट से बेस्ट करवानी है फिलिंग। तो मैडम ये जो परमानेंट फीलिंग की हम बात करते हैं, सुनने में आता है कि परमानेंट फीलिंग, तो वाकई में ये परमानेंट रहती है? जी मैम, बिल्कुल, परमानेंट मीन्स परमानेंट। तो मैम अब हम रूट कैनाल की बात करें आपसे, तो हम हमारे दांतों को जो बचाने का जो ये श्रेय जाता है, नई जो तकनीक आई है रूट कैनाल, तो रूट कैनाल हम करवा लेते हैं, लेकिन किसी कारण से जो पेशेंट होते हैं एक बार आते हैं, 2 बार आते हैं, तीसरी बार नहीं आते, तो उससे उनके दांतों में पस पड़ जाती है या दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। उस दांत को बचाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी मैम, पहले तो अब टेक्नोलॉजी काफ़ी हाई हो गई हुई है, तो हमारे पास मोटर्स आ गई हुई हैं। अब जैसे मैं मोटर से काम करती हूँ जी, जो वो पहले टाइम था जब हमें 3 to 4 टाइम्स एक दांत के लिए आना पड़ता है, बट आजकल हम सिंगल सिटिंग में भी उसे कर देते हैं, एक सिटिंग में भी वो रूट कैनाल कंप्लीट हो जाती है।
तो चांसेस ही नहीं है कि पस पड़ेगी या क्या होगा। अब वो जब गैप ही नहीं रहा तो वो पस वाले चांसेस ही नहीं है। तो आजकल मटेरियल्स भी इतने बेटर आए हुए हैं RCTs के, रूट कैनाल के, कि हमें वो पस वाला तो होता ही नहीं है। देन वी हैव हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स देते हैं साथ साथ में बैक टू बैक, तो वो चांसेस नहीं होते हैं पस के आजकल। अक्सर जो हमारे दर्शक भी हैं और जो ख़ास तौर पे हम युवाओं की बात करेंगे कि जब भी कभी दांत में दर्द होता है तो वो थोड़ा बर्दाश्त कम कर पाते हैं, और जब लॉन्ग टाइम तक ये रहता है ये पेन, तो वो बोलते हैं कि 32 दांत हैं, एक उखाड़ भी लिया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस दांत को उखड़वाने से क्या नुकसान होते हैं? सी मैम, दांत हमारे 32 टीथ होते हैं जो हमारी परमानेंट डेंटिशन होती है। तो हम अगर 32 ही बचा लें तो उसमें क्या है, हम इसे लाइटली लेते हैं। तो लोग पहले भी ऐसे करते थे। पहले हमारे पास नहीं इतनी फैसिलिटीज़ होती थी डेंटिस्ट के पास कि वो हम सेव कर पाए, नहीं इतनी टेक्नोलॉजी, कईयों की पेशेंट्स की पॉकेट अलाउ नहीं करती। आज की डेट पर भी ऐसा है। बिल्कुल, सुनने में ये आता है कि जो दांत का जो ट्रीटमेंट है ना, बहुत खर्चीला होता है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छा मटेरियल, आप जैसे आप कह रहे हो आपको परमानेंट चीज़ चाहिए, तो फॉर दैट हमें मटेरियल भी अच्छा यूज़ करना है। तो हम भी उस चीज़ का पे करते हैं, देन हमें भी उस चीज़ बिल्कुल, से वो लेना डोगरी में कहावत है ना, जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा है। होएगा। मीठा है या मैम। मैडम, अक्सर सुनने में आता है, कहते हैं कि जो हमारे युवा हैं बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पेन को, और वो जब खास दवाइयाँ खाते रहते हैं, उसके बाद वो एक टाइम आता है, कहते हैं 32 दांत हैं, एक निकलवा भी लिया तो कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो दांत को उखड़वाना, ये कहाँ तक सही है? मैम सी, पहले हमारी टेक्नोलॉजी जो थी और आज है, ये देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पहले ये करते थे कि दांत निकलवा दो, प्रॉब्लम कर रहा है तो निकलवा दो, और अब बट ऐसा कुछ नहीं है। आज जो है कि पेन नो डाउट वो कंट्रोल करते हैं, बट आजकल थोड़ी अवेयरनेस आई है। रादर देन अगर आप पहले देखो, अवेयरनेस आई है, थोड़ा भी पेन होता है, कई लोग केमिस्ट वाले से ले लेते हैं या कई डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं, बट वो पेन टॉलरेट नहीं करते हैं आज की डेट पर। तो निकलवाना मैम इसीलिए सही नहीं है क्योंकि जब हम एक दांत निकालते हैं तो वो एक सॉकेट से जब दांत निकलता है तो वो विद टाइम जो हड्डी है वो नीचे जाती रहती है, थोड़ी थोड़ी नीचे जाती है। तो वो क्या करती है, विद टाइम वो जो साथ के दांत है, जो भी ऑल्टरनेट टीथ है, उनको भी मूव कर देती है सॉकेट से। तो बोन रिसेशन होना जो है वो इससे होती है, दांत निकालने से। जी। तो हमारे पास भी हमने देखा गैप भी आ जाता है दांत में, क्या इसका कारण भी यही है? जी मैम, बिल्कुल, क्योंकि जब वहाँ से दांत निकलेगा, स्पेस है साथ वाले ऑल्टरनेट दांतों के पास, तो वो यूँ मूव कर जाते हैं, तो नेचुरली वहाँ भी स्पेस क्रिएट होगी, यहाँ भी। तो इसके लिए मैम हम ब्रिजेस करते हैं। अगर कोई पेशेंट की पॉकेट अलाउ करती है तो हम इम्प्लांट सजेस्ट करते हैं। वी हैव इम्प्लांट्स जो उस सॉकेट को बोन के अंदर जाता है, तो वो एज अ बोन वर्क करता है। देन हम उसके ऊपर एक टूथ बनाते हैं। उससे क्या होता है, हम ऑल्टरनेट टीथ को टच भी नहीं कर रहे हैं। देन सेकंड ऑप्शन आता है हमारे पास ब्रिजेस। उससे क्या होता है कि मैम जो टूथ निकला है उसको प्लस जो ऑल्टरनेट टीथ को यूज़ करके एक 3 यूनिट्स का ब्रिज बनाते हैं, उसे हम ब्रिज कहते हैं। जी। और कैपिंग जो होती है मैम, वो जैसे कहते हैं कि कैप लगाना, वो एक सिंगल टूथ को, या तो वो बहुत 2/3 तक डैमेज हो गया हुआ है, हमने उसे फिलिंग मटेरियल से अच्छे से बिल्ड किया है, फिर हम उसे कैपिंग करते हैं सिंगल टूथ के ऊपर। देन एक तो मैडम, जैसे आपकी बात काट रही हूँ कि जो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो वो देखने में भी बहुत बुरे लगते हैं। तो एक बच्चे के दांत बिल्कुल सलामत रहें बड़े होने तक, तो वो बच्चे उसके बचपन से ही वो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए माँ बाप को कि वो बड़े होने तक उसके दांतों के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, कोई टेढ़े मेढ़े दांत नहीं हो, देखने में बहुत खूबसूरत लगे? जी मैम, जैसे बच्चों का है, बच्चों की जो प्राइमरी डेंटिशन है, इट्स लाइक एज इम्पॉर्टेंट एज परमानेंट डेंटिशन। वो भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारे परमानेंट टीथ है। तो जब एक बच्चे का टूथ आता है 6 मंथ में, एक सिंगल टूथ, हमें तब से ही उसके पूरे जो गम पैड्स हैं उसको क्लीन करना चाहिए। मार्केट में आजकल बहुत ब्रशेज़ आए हैं, सॉफ्ट ब्रिसल्स, वो यूज़ करने चाहिए। देन उसके बाद जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उन्हें हमें बताना है कि 2 टाइम्स एक दिन में 2 टाइम्स ब्रश करना ही करना है। करना ही करना। हाँ, तो जैसे
डे का तो इम्पॉर्टेंट है बट नाइट का तो बहुत, इट्स लाइक मैंडेटरी, वो तो करना ही चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को टाइम मिलता है रात को, क्योंकि हम तो सो रहे हैं बट दे आर एक्टिव, बैक्टीरियाज एक्टिव होते हैं। तो वहाँ पर वो जो फूड लॉजमेंट होती है वो करके वहाँ से मोस्टली बच्चों के दांत होते हैं। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं ये मिल्क लेते हैं रात को ड्यूरिंग स्लीप टाइम या उठने से पहले, तो वो जो माउथ में रह जाता है लेफ़्ट ओवर मिल्क, उससे केरीज हो जाती हैं। बच्चों को नर्सिंग बॉटल केरीज होती हैं जो इसकी वजह से होती हैं। तो मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आप फीड तो देनी है बच्चे को, उसके बाद आपको क्या करना है कि 2-3 सिप पानी के दे दो नॉर्मल, या नॉर्मल उन्हें रिंजेस करवा लो, कुल्ले करवा लो नॉर्मल पानी से। उससे भी क्या होता है कि हमें वो फ्लश आउट हो जाता है और बैक्टीरिया दांतों में नहीं बना पाता, नहीं बनता, वो एक लेयर ही नहीं बना पाता। बिल्कुल मैडम, ये तो दांतों की बात हो गई। तो अगर हम आपकी बात करें तो क्या मन में विचार क्या आया था कि मैं एक डेंटिस्ट ही बनूं? क्या कोई खास कारण थे? मैम ऐसा था कि चाइल्डहुड से मेरा ड्रीम था कि एक डॉक्टर बनना है। तो मैं अपनी मम्मा के साथ जाती थी कभी कभी डेंटल विजिट में ना, तो मम्मा का RCTs वगैरह जो थी मैं जाती थी, तो मुझे बहुत ही मतलब वो चीज़ें अट्रैक्ट करती थी, वो इंस्ट्रूमेंट्स और वो सब। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत ही चैलेंजिंग है और ये सब मुझे भी ये करना है। बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ये करना है। ऐसा प्लान नहीं था बट वो हो गया। बट ये था कि मुझे करना था, मुझे अच्छा लगता था, मैं इंटरेस्टेड थी इस फील्ड में और मैंने करके दिखाया। बिल्कुल। ये तो एंड आई लव माई वर्क मैम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी पैशनेट कि मुझे डेंटिस्ट्री में और आगे कुछ करना है। मैम टाइम तो आपको नहीं मिल पाता है, आप बिज़ी रहती हैं, अपना क्लिनिक भी देखती हैं, घर भी देखती हैं, और जब आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो आप उसमें क्या करना पसंद करती हैं? हॉबी क्या है आपकी? मैम जब भी मुझे टाइम मिलता है यहाँ से, अगर मैं क्लिनिक में हूँ तो आई एम फ्री, तो मैं अपनी डेंटल रिलेटेड वीडियोस देखती रहती हूँ। आई हैव बुक्स, मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करती रहती हूँ। और अगर मैं घर पर हूँ तो मैं मेरा बेटा है 4.5 ईयर्स का, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, परिवार के साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना। जी मैम, जैसे संडेज़ होते हैं हमारे पास, मैं मेरे हस्बैंड हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जितना हम टाइम एक साथ करें तो उतना बेटर। बिल्कुल। वैसे भी अक्सर ऐसा ही होता है कि हमको टाइम मिल ही नहीं पाता है और हम लोग अपने अपने शेड्यूल में व्यस्त रहते हैं। एक संडे ही होता है जहां हम सब लोग इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से अपने पूरे हफ्ते की बातें शेयर करते हैं। मैम संडे मैंने ऑन अपॉइंटमेंट्स रखा हुआ है, अगर कोई इमरजेंसी केस है, किसी को बहुत पेन है तो नियर बाय है मेरा क्लिनिक, तो मैं आ जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं प्रेफर करती हूँ मैं मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैम ये तो हुई बातें पेशेंट से जुड़ी हुई, तो आपको कोई समस्या ना हो जिससे आप पेशेंट्स का इलाज अच्छे तरीके से कर सकें। अब तो कोविड की फिर से देखने में केसेस आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करती हैं? मैम सबसे पहले तो हम मास्क मैंडेटरी कर देंगे कि पहले तो आपकी एंट्री नहीं होगी विदाउट मास्क। देन हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे डिस्पोजेबल ग्लव्स, जो अपने फीट के लिए है, सब डिस्पोजेबल। एक गाउन देंगे उन्हें, उसके बाद वो एंटर करेंगे। देन उसके बाद मैम खुद के लिए मास्क है, N95 मास्क है। देन शील्ड होती है, एक प्रॉपर गाउन होता है हमारा। देन आफ्टर वेयरिंग दैट फिर हम पेशेंट को टच करेंगे, क्योंकि हमारा अपने क्लिनिक में इतनी आपने सुविधा दी हुई है। जी मैम। देन अगर वो पेशेंट इफ़ेक्टिव भी निकलता है तो हमारे पास स्टरलाइज़र है मैम, तो हम उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक प्रॉपर स्टरलाइज करते हैं। देन UV चैम्बर में जाता है, देन उसके बाद वो सेकंड पेशेंट में यूज़ होता है। जी। तो मैम खुद के लिए भी एंड पेशेंट के लिए भी हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रखे हैं एंड वी आर रेडी फॉर द न्यू वेव। आती है तो विल फेस इट। बिल्कुल, चुनौतियों से मुकाबला तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो छोड़ ही नहीं सकते। हम जाते जाते दांतों से जुड़ी समस्याएं ना हों, इसके लिए आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देंगे? मैम सबसे पहले तो अपना डेंटल चेकअप जो है वो एवरी 6 मंथ्स के बाद करवाएं। अगर 6 मंथ नहीं पॉसिबल होता है तो साल में एक बार ज़रूर करवाएं। सेकंड, 2 टाइम्स ब्रश करने से आपके जो टीथ हैं वो बेटर होंगे। स्पेशली नाइट टाइम, नाइट को अगर आप ब्रश करते हो तो वो
ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। और रेस्ट अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखो, टंग क्लीन करो एवरी डे। आप वी हैव माउथ वॉश अच्छे से करो, माउथ वॉश अपनी टीथ की कंडीशन देखकर आप ब्रश चूज़ करो। 3 मंथ्स के बाद अपना ब्रश चेंज करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपको कुछ भी फील होता है, वेदर इट इज़ सेंसिटिविटी और सीवियर पेन, विजिट टू अ डेंटल क्लिनिक रादर देन केमिस्ट के पास। थैंक यू सो मच। दर्शकों, तो आपने इस तरह से जाना कि किस तरह से हम अपनी दांतों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आशा है कि आपने डॉक्टर प्रिया की बातों पर गौर किया होगा और इससे जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं हमारे दांतों से जुड़ी हुई, उसको दूर करने के उपाय भी जाने होंगे। तो मैडम, आपने कीमती समय अपना हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।